दोस्तों आज फिर नाइट ड्राइव कर रहा हूँ टाइगर रोड पे। और अभी हमने कल परसों वीडियो बनाया था रहमान खेड़ा वाले जो लखनऊ के पास काकोरी के पास वाले टाइगर का, कि पिट फॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस पिट फॉल के पास में ही जो भैंस का पाड़ा बांधा गया था उसको भी आके वो मार गया। यानी 15 शिकार कर दिए हैं जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और उसमें लिखा है कि गनीमत ये है कि इसने इंसान नहीं मारा है। और दोस्तों ये गनीमत बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं, बहुत तेज़ी लानी पड़ेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसको पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी तो भैंस का पाड़ा मार दिया तो 4-5 दिन के लिए उसका पेट भर गया, अगर तो वो खाने दिया जाए उसको प्रॉपर। देखिए होता क्या है ना दोस्तों, जब कई बार हम बोलते हैं ना कि जानवर मार दिया, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बचाया क्यों नहीं। कार्निवोरस जब हर्बीवोरस को मार रहा था, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो जंगली सुअर हो, चाहे वो गाय हो, पालतू मवेशी ही क्यों ना हो, अगर तो उसने गर्दन पकड़ ली, दांत गड़ा दिए, तो आप मान के चलिए कि 99% वो जानवर मरेगा। आप बहुत ही अगर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट दे पाए, जो कि जंगल में या जंगल के आसपास के गांव में पॉसिबल होता नहीं है। अब उसके बाद जब आप उससे वो शिकार छुड़ा लेते हो, बचा के ले आते हो, तो वो जानवर तो मरेगा, लेकिन उस वजह से एक जानवर और मरेगा, क्योंकि वो कार्निवोरस जानवर घास खाता नहीं है, उसको भूख लगी है। आपने एक जानवर बचा लिया, अगर तो वो आपका पालतू जानवर है तब तो आपका फर्ज है कि आप अपने जानवर को बचाओगे, सेंटीमेंट्स भी जुड़े होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि डियर वगैरह या कुछ उसने पकड़ा सड़क पे और लोग हो हल्ला करके भगा देते हैं कि एक जानवर की हमने जान बचाई, हमने पुण्य का काम किया। अब दोस्तों जिसको पकड़ लिया, अगर तो पकड़ा नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने अपने दांत गड़ा दिए गर्दन के आसपास, 99% वो जानवर 3-4 दिन में मरेगा। लेकिन जिस जानवर से आपने शिकार छीन लिया वो भूखा था, वहां से वो चला गया, फिर वो दूसरा जानवर मारेगा। उसको जिंदा रहना है ना, वो मारेगा ही मारेगा, वरना तो वो मर जाएगा। अगर 4-5 दिन की कैपेसिटी है टाइगर की, 7 दिन की कैपेसिटी है, तो वो तो डेस्परेट होके मारेगा, वरना वो शिकार के पीछे दौड़ने लायक नहीं रह जाएगा। तो वो हमने की तो भलाई थी, लेकिन उसके चलते एक दूसरे जानवर की, जो कि उस वक्त जान जाने वाली नहीं थी, क्योंकि उसको अगर वो शिकार मिल गया था जो उसने अपना शिकार किया और जिसके लिए वो बना है, कार्निवोरस तो बना ही शिकार करने के लिए है, उसके पास चबाने वाले दांत ही नहीं है। अगर तो वो चाहे कि भाई मैं वेज खाना खा लूं, वो नहीं खा सकता है, तो वो शिकार करेगा ही। उसने तो अपना जो काम था वो किया। अगर हर्बीवोरस जानवर घास खा रहा है, तो अगर आपके खेत की घास खा रहा है तब तो आप डंडा मार के भगाते हो कि भाई हमारी फसल जा रही है, लेकिन अगर वो जंगल में घास खा रहा है तो आप उसको नहीं डंडा वंडा मारते, क्योंकि उसका काम है। इसी तरह से जंगल में अगर वो शिकार कर रहा है और आप कार से जा रहे हो, आपको दिख गया शिकार, तो बहुत सारे लोग हॉर्न बजा के या किसी तरह से उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि भाई उस जानवर की हम जान बचा लें, लेकिन वो उस जानवर की जान तो जाती ही है। उसके बाद आप एक जानवर की जान और खतरे में डाल देते हैं, तो उसके बाद एक जानवर और, वो जब जैसे उसको वहां से हटाया जाता है, फिर वो घात लगाता है और दूसरे जानवर को पकड़ता है। सक्सेस मिले ना मिले, उस वक्त नहीं मिलेगी तो फिर मारेगा, अगले दिन मारेगा, 1-2 दिन में वो दूसरा जानवर मारेगा ही मारेगा। क्योंकि आपने देखा है कि जब इन्हें भूख नहीं होती तो शिकार नहीं करते। ये ऐसा नहीं होता कि हमारी तरह, इंसानों की तरह है कि भाई वो खाना स्टोर कर ले या पैसे जमा कर लें कि भाई आज नहीं तो कल काम आएंगे। ये तो मारते हैं, खाते हैं, जितने में पेट भर जाता है छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे जानवर जो बचा कुचा खाते हैं फिर वो खाते हैं। तो इसलिए पालतू जानवर ठीक है, यहाँ पे पहाड़ों में बड़ा अच्छा सिस्टम है उस हिसाब से देखा जाए। थोड़ा सा अगर आप
इमोशनल उससे देखोगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। यहाँ सिस्टम ये है कि अगर मान लीजिए किसी की गाय मार दी, बकरी मार दी, वो मर गई, तो वो ज़मीन में नहीं गाड़ते हैं, उसको थोड़ा दूर ले जाके छोड़ देते हैं कि भाई जिसका था उसको मिल जाए। ये सिस्टम ठीक है। अब मान लीजिए वो बुआ जी की गाय को, बछिया को टाइग्रेस के बच्चे ने मारा था, उस वक्त तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ किया कि अपना लकड़ी का गट्ठा फेंका, जो भी किया, तो वो डर के भाग गया टाइगर और फिर बचा के ले आई। ट्रीटमेंट भी जितना संभव था किया, लेकिन वो बची नहीं क्योंकि उसकी सांस की नली में ही छेद हो गया था, तो खून उसकी नाक से आ रहा था। तो उसके बाद जब वो मर गई तो उन्होंने थोड़ा दूर ले जाके नाले के वहाँ पे फेंक दिया था और उसको उस टाइग्रेस और उसके बच्चे ने खाया था। तो जब उसने खाया तो एक दूसरे जानवर की जान बच गई, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बार्किंग डियर हो, चाहे वो सांबर डियर हो। उस दिन उसको कुछ सांसें और मिल गई। तो ये है जंगल का, प्रकृति का नियम कि आप इसमें ये ना सोचो कि भाई हमने जान बचाई है, आपने एक दूसरे जानवर की जान ले ली है और इसकी तो जान जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इसको इन्फेक्शन हो गया है। उनके दांत में, पंजों में जो मांस सड़ता है उससे तो उसमें जो मांस सड़ता है उनके पंजों में, उससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस जानवर के ब्लड में, उससे सेप्टिक हो जाता है। ऐसे ही एक जानवर का नाम आपने सुना होगा, कोमोडो ड्रैगन, जो इंडोनेशिया में मिलता है। उसकी तो बाइट, कोई उसमें वेनम नहीं है, उसमें कोई पॉइजन नहीं है जैसे स्नेक काटता है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उसने जिसको काट लिया, वो जानवर थोड़ी ही देर में तड़प तड़प के मर जाता है और उसके बाद वो एक बार काट के हट जाता है। वो इंतजार करता है, उसे मालूम है कि मैंने इसे काट लिया है, अब ये बचेगा नहीं। तो उसमें ये तो होता ही है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली बात है कि उसके मुंह में इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं कि हर वक्त लार भी टपक रही होती है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। लेकिन उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं कोमोडो ड्रैगन के अंदर, जो कि जिस जानवर को उसने काटा है उसके अंदर जब वो ग्लैंड्स से वो लिक्विड पहुंच जाता है तो उस जानवर के अंदर खून का थक्का जमना बंद हो जाता है, जो ब्लड क्लॉट बनाता है, जिसकी वजह से खून बहना रुकता है। आपने एक रोग का नाम सुना होगा, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जिसको होता है, उसका एक बार अगर जरा सी भी खरोंच आ गई तो जो खून निकलना शुरू होगा वो खून रुकता ही नहीं है। कुछ मेडिसिन हैं, बड़ा ट्रीटमेंट के बाद रुक जाता है, मतलब बहुत हाई लेवल पे। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, अब सच है कि गलत, कि जो ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है, उनके यहाँ भी उनको हीमोफीलिया का रोग था, बाई ब्लड कैरी होता था आगे। अब पता नहीं सच है कि गलत है, मुझे कहीं से रिकलेक्ट हो रहा है, कहीं बचपन में पढ़ा है मैंने शायद ये। तो हीमोफीलिया रोग जो होता है, तो वो बस ब्लड का क्लॉट जमना बंद हो जाता है। तो वो कोमोडो ड्रैगन जब काटता है किसी जानवर को तो उसका क्लॉट नहीं बनता और वो उस वजह से मर जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होता ही होता है, वो अलग है। तो ये जानवर का मैंने जो मैटर बताया आपको कि अगर कोई जानवर शिकार करता आपको दिख जाए तो थोड़ा सा आपको उस वक्त दया तो आती है, लेकिन आप ये सोचें कि अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो फिर एक जानवर और मरेगा, उल्टा और पाप लगेगा आपको। तो कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई है। ऐसे ही मुझसे दोस्तों किसी ने पूछा था कि भेड़िए को घोस्ट ऑफ द जंगल क्यों बोला जाता है। तो जो मेरी जानकारी मैं बता रहा हूं कि देखिए, घोस्ट ऑफ द जंगल, एक तो भूत प्रेत रात को ही नजर आते हैं और भेड़िए भी रात को ही शिकार करते हैं। लेकिन रात को शिकार तो लेपर्ड भी करता है, रात को शिकार तो टाइगर भी करता है, तो लायन दिन में करते हैं। जो अफ्रीका के लायन होते हैं दिन में शिकार करते हैं, क्योंकि उनका जो शिकार है वो दिन में ही चढ़ता है, रात को वो सेफ जगह चले जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं जो मुद्दा है उस पर बात करूँ तो भेड़िए को मेरे ख्याल से इसलिए घोस्ट ऑफ द जंगल बोला जाता होगा क्योंकि वो भूत की तरह से हाउलिंग साउंड निकालता है, हू करके जो आवाज़ निकालता है, तो वो भूतिया आवाज़ है। उसके अलावा बाकी काम उसके हैं ही कि रात को हमला करता है, छिप के करता है, पैक में करता है, सडन हमला करता है। ये सारी बातें वो घोस्ट ऑफ द जंगल नहीं बोलते, सॉरी,
बोलते हैं घोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड में छिप के रहता है, उसके बाद फिर वो सडन अटैक करता है और भूत जैसी आवाज़ निकालता है। मेरा अंदाजा है कि इसलिए बोलते होंगे घोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स। एक और बात अभी कमेंट में लिखी जो मैंने पिछले 2-3 वीडियो पहले पूछा था कि सुंदरबन में ट्रैंकुलाइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि जो NTCA की गाइडलाइन है कि वाटर बॉडी से 10 किलोमीटर के अंदर टाइगर को ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सकता। तो सुंदरबन में तो आधा किलोमीटर पे पानी है। पहले किसी ने कमेंट किया था कि नायलॉन की फेंस लगा के करते हैं। मैंने तब भी बोला था कि वो, मैं नहीं कह रहा कि ऑथेंटिक बात है, क्योंकि किसी सब्सक्राइबर ने लिखा है कितनी ऑथेंटिक है, बस इसको एक चर्चा ही समझ लीजिए, ऑथेंटिक दावा मत समझिएगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा था कि वो फेंस लगा के रोक लेते हैं एक तरह से बाढ़, जिस तरह से टाइग्रेस जीनत को पकड़ा, उस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अभी किसी ने लिखा कि जो लॉन्ग रेंज की ट्रैंकुलाइजर गन यूज़ करते हैं, वो लॉन्ग रेंज तो हर जगह अवेलेबल है, मेरे ख्याल से 30 मीटर ही एक्यूरेट होती है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। उसके बाद वो कहते हैं कि पानी की तरफ से जब टाइगर को वो ट्रेस कर लेते हैं, तो पानी की तरफ से एक तो फेंस लगा के रखते हैं, वो तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है कि अगर आपने लंबे एरिया में लगा दी। दूसरा, जिस तरफ पानी होता है वहाँ बोट लेके खड़े रहते हैं कि टाइगर डूबे नहीं। हालांकि ये बात मुझे उतनी ऑथेंटिक लग नहीं रही है, क्योंकि टाइगर के केस में इतना ज़्यादा उसको घेरना पॉसिबल होता नहीं है। हालांकि आजकल थर्मल ड्रोन वो सब अवेलेबल है। अभी आप देख रहे हो 48 डेज से रहमान खेड़ा में टाइगर को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। 25 थी में 2 हाथी जो कि टाइगर के ऑपरेशन के मास्टर हैं, मतलब टाइगर की स्मेल करके वो महावत को साउंड निकाल के बता देती हैं, सुलोचना और डायना हथनिया, कि टाइगर इतने रेंज में है। उनके सूंघने की पावर भी ज़बरदस्त है, 3 किलोमीटर दूर का सूंघ लेती हैं। उसके बावजूद नॉर्मल सरफेस में नहीं ढूंढ पा रहे। सुंदरबन में तो टफ टेरेन है, जगह जगह पानी है। तो ये बात कि बोट से घेर लेते हैं कि वहाँ डूबने नहीं देंगे, अगर ऐसा होता तो फिर जो नॉर्मल मैदानी इलाके हैं जहाँ पे NTCA ने बोला है कि 10 किलोमीटर तक आप ना करें, तो वहाँ पे भी यही किया जा सकता था कि जो वाटर बॉडी होती नज़दीक में, यहाँ तो बहुत कम वाटर बॉडी होती, 1 या 2 होती हैं, उसमें नाव लेके तैनात कर देते टीम को, और फिर अगर टाइगर कूदता उसमें तो बचा लेते। तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता ये बात, लेकिन क्योंकि उन्होंने लिखी थी, क्योंकि इस बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है। मेरा ये इन्फॉर्मेशन ढूंढने का केवल एक ही पर्पस है कि हम उस पर चर्चा कर पाएँ कि अगर तो एक जगह स्पेशल परमिशन दी जाती है तो दूसरी जगह क्यों नहीं दी जाती है। टाइगर तो हर जगह टाइगर ही है। और ये सवाल पूछने के लिए मेरा ये नहीं है कि मैं किसी पे उंगली उठाना चाहता हूँ, मेरा केवल एक और एक मेरी नीयत एकदम साफ है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए, और जो इंसानों के मन में जो टाइगर के प्रति नफरत पैदा हो जाती है जब वो परेशान होते हैं। अब आप एक बात देखो, अभी फ़िलहाल जो मुद्दा चल रहा है रहमान खेड़ा का, हज़ारों लोग जो है घर से निकलने के लिए, पशु चराने के लिए रोक दिए गए हैं। पशु चराने नहीं जाते तो कई लोग चारा लेने जाते होंगे। हालांकि मैंने अखबार में पढ़ा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम चारा मुहैया कराएंगे। अगर वो टाइमली करा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो करा रहे हैं उसमें भी पैसा खर्च हो ही रहा है। चलो ठीक है, वो तो अगर करा रहे हैं तो एक बार चल जाएगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो तो जनता की भलाई के लिए ही है, तो हो रही है भलाई। अब स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया, कोई बच्चा 10th में होगा, कोई 12th में होगा, एग्ज़ाम सिर पे आ गए हैं, कैरियर मेकिंग टाइम है। वो एक तरह से जो कोविड का लॉकडाउन आया था, अब उनको टाइगर का लॉकडाउन आ गया, तो उनके कैरियर पे भी असर पड़ रहा है। किसी के आम के बगीचों में दवाई नहीं पड़ पा रही, उसकी फसल खराब हो जाएगी, जो आने वाली फसल है, जिसकी बाकी और दूसरी फसल है वो कुछ जंगली जानवर खा जाएंगे, नीलगाय खा जाएगी उनका। तो जो वैसे मैंने बताया था कि देखिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इन ऑपरेशंस में, सरकार का करोड़ों में खर्च होता है, लेकिन उन करोड़ों में ये हजारों और लाखों नहीं गिने जाते जो वहाँ के निवासियों के होते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके मन में हेटर्ड, नफरत की भावना आ जाती है टाइगर के प्रति। टाइगर की भी भलाई नहीं है,
जितना डिले होगा आज नहीं तो कल वो गलती से इंसान मारेगा ही मारेगा। कितना भी करोगे इंसान जाएगा, किसी ना किसी कारण से जाएगा। भले ही वो झुंड में जाने की सलाह दी जाती है, लेकिन इतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते लोग कि झुंड में होते हैं। जब जानवर हमला करता है तो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। तो क्योंकि देखिए उसमें इंसान की गलती नहीं बोलता मैं, जो बहुत ज़्यादा जहाँ रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैं नहीं भागता, मेरा कई एनकाउंटर हुए, लेकिन उसमें मैंने बहुत साल से जंगलों में रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मुझे वाइल्ड लाइफ के बारे में पता है। तो वरना हमारी जो लोग भागते हैं उनका कसूर नहीं होता। हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है एड्रिनेलिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, और वो उस हार्मोन को जो इजी लैंग्वेज में बोलते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन। तो जिस हार्मोन का नाम ही है फाइट और फ्लाइट, बॉडी ही बोल रही है कि या तो लड़ो या भागो। उसके फंक्शंस मैंने पहले बता दिया, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी से बता देता हूँ कि वो हार्मोन जब निकलता है तो वो जो जरूरी अंग है भागने के लिए या लड़ने के लिए, उनमें तो ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, और जो गैर जरूरी अंग है जिनकी उस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ की ब्लड सप्लाई रोक देता है। जैसे कि पेट की सप्लाई, उसकी कोई रोल नहीं है, हाजमे की सप्लाई। इसीलिए जब कोई डरता है तो बोलते हैं पेट खराब हो गया। वो ये होता है कि पेट की ब्लड सप्लाई रोक के पैरों में, हाथों में, हार्ट में, क्योंकि हार्ट को तेजी से ब्लड पंप करना है, यहाँ ब्रेन में, यहाँ भेज देता है ब्लड। तो वो आदमी या तो लड़ता है या भागता है, ये बट नेचुरल है। अब वो अगर आप बार बार जब जंगल में जो जा रहे हैं उनको ट्रेन करोगे कि लड़ना है, आपको उसकी तरफ जब सामने से आ गया चार्ज करते हुए तो भाग के बचोगे ही नहीं, लड़ के बचोगे। लड़ने का मतलब ये नहीं था कि दो दो हाथ करने हैं। जब आप उसकी तरफ पत्थर उठा के हाथ तेरी से आवाज करके जोर से भागोगे, डंडा सबके हाथ में लाठी होनी चाहिए, लाठी लेके उसी की तरफ भागोगे, क्योंकि उस जानवर को आदत है अपने से डरते हुए को चेस करने की। उसको आदत बिल्कुल नहीं है, चाहे वो लेपर्ड है, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो लायन है, उसको नहीं आदत है कि उसकी तरफ कोई हमला करता हुआ आ रहा है। और जब आता है वो हमेशा ठिठकता है, भागता है, उसका नेचर होता है वो। आप बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है। अभी 4-5 दिन पहले लेपर्ड दिखा सामने, में गाड़ी से उतरा, जब तक गाड़ी से नहीं उतरा वो था, मैंने तो वीडियो बनाने के लिए उतरा था क्योंकि सामने से जूम नहीं हो रहा था, बस जैसे ही उसने मुझे देखा और भागा। तो उसका नेचर है आदमी को देख के भागने का। हमला वो करते हैं जैसे कि जिसका शिकार पे आप जा रहे हो, छीना हुआ है, जिसके बच्चे हैं, एग्रेसिव है या जो घायल है। नॉर्मल जानवर हमला नहीं करता है, लेकिन जो एग्रेसिव भी है वो भी अगर आप उस पर चार्ज कर दोगे, झुंड में रहोगे, आसपास सारे लोग लाठी लेके पास में रहोगे, अगर तो एक को पकड़ भी लिया तो बाकी लोग जब मिल के लाठियों से पीटोगे वो भाग जाएगा, छोड़ के घबरा के भागेगा। जब आप सारे तितर बितर हो जाओगे तो किसी ना किसी को पकड़ लेगा, आप दूर से पत्थर फेंकते रह जाओगे, एक इंसान की जान चली जाएगी या फिर वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। तो वापस जो रहमान खेड़ा वाली बात है कि जब टाइगर जितना देरी से पकड़ा जाएगा उतना टाइगर का बुरा है, इंसान का तो बुरा है ही। टाइगर की सेफ्टी के लिए रूल बने हैं कि वो 10 किलोमीटर की वाटर बॉडी हो या रात को ट्रैंकुलाइज नहीं करना। अगर तो ये परमिशन दे दी जाए कि रात को ट्रैंकुलाइज करना है, टाइगर मूवमेंट ही रात को करता है, तो वो टाइगर बड़ी जल्दी ट्रैंकुलाइज हो जाएगा। और जब उसको डार्ट गन मार दी जाए तो अगर कई टीमें बड़े बड़ी सर्च लाइट से लैस रहें, और मुझे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास तो आजकल तो देखिए इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि नाइट विजन ड्रोन भी होंगे उनके पास, थर्मल ड्रोन तो हैं मुझे पता है। तो जब जैसे ही उसको शॉट लग जाए, शॉट तो तभी मारेंगे जब सर्च लाइट मारेंगे, उसी तरीके से मारी जाएगी। जो मचान पे बैठे हैं, जब हरकत होगी एकदम से एक आदमी टॉर्च जलाएगा और दूसरा आदमी जो मैन ईटर को मारने के लिए गोली चलाता था वो अब डार्ट गन चलाएगा, डार्ट गड़ते हुए भी दिख जाएगा, देख लिया इमीडिएटली, फिर सारी टीम को वायरलेस पे या जैसे भी इन्फॉर्म करना है, सारे के सारे ड्रोन उड़ा दो, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन वो जल्दी से पकड़ लिया जाए तो लोगों को छुटकारा मिले, टाइगर को भी छुटकारा मिले और अपनी वो आज़ाद जिंदगी जिएगा। नहीं तो मैंने पहले ही बताया था, अगर उसने आदमी मार दिया, जिसकी पूरी संभावना है क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि बैठा हुआ आदमी या औरत उसका शिकार नहीं है, और वो फिर चिड़ियाघर जाएगा, ज़्यादा लोग को मार देगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। वरना उसका वो टाइगर जो अपनी टेरिटरी ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है,
बिना किसी गलती के मुजरिम करार देके उसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार जो सवाल पूछ रहा हूँ कि सुंदरबन में ट्रैंकुलाइज कैसे किया जाता है, अगर मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही या कुछ, तो पता चल जाए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रैंकुलाइज किया नहीं जाता है। तो जब किया जाता है तो वो वाटर बॉडी वाला जो रूल है उसको कैसे साइड में किया जाता है, उसी तरीके से दूसरे इलाकों में भी कर दिया जाए ये। और दूसरा जो रात को करने का है, स्पेशल परमिशन में, जब कोई जानवर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उस जानवर की भलाई के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का रूल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके मुझे बताओ। दूसरा दोस्तों, अभी किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, इस बारे में बताओ। तो अच्छा सवाल है, क्योंकि जब आप वाइल्ड लाइफ की जानकारी रख रहे हो, जानवरों की जानकारी रख रहे हो, तो आपको जंगल की जानकारी भी होनी चाहिए। 7 तरह के फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों। आप ध्यान से सुनना, एक बार में ही मैं ऐसा समझा दूंगा कि आप फिर जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। लोग बोलते ही मुझे कई बार मजाक में बोल देते हैं वाइल्ड लाइफ का प्रोफेसर। तो दोस्तों, पहला जंगल जो है वो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इस नाम से ही आप समझ जाओगे कि जंगल कैसा है। सदाबहार, हमेशा ग्रीन है। तो हमेशा ग्रीन क्यों है? क्योंकि वहां पे बारिश अच्छी खासी होती है। अब सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है, आपने सुना होगा मासिनराम और चेरापूंजी। पहले बचपन में हमने पढ़ा था चेरापूंजी, बाद में हमने पढ़ा था मासिनराम। तो वो कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट में है। या फिर जो कोस्टल एरियाज होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी बारिश होती है। जैसे आइलैंड्स हो गए, अंडमान निकोबार, ये जो, या वेस्टर्न घाट्स है ना, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके प्लांट्स हैं महोगनी, आबनूस और रोजवुड, इस तरह के हैं। तो बारिश जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो 200 से 300 सेंटीमीटर के आसपास जहाँ बारिश होती है, अच्छी खासी बारिश, वहाँ ये मिलते हैं। तभी तो ये सदाबहार है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्लियर हो गया, अब आप कभी नहीं भूलोगे इसे। थोड़ा सा आप ट्रॉपिकल और इस उष्ण कटिबंधीय भूल जाओगे, लेकिन सदाबहार वर्ड तो आप कभी नहीं भूलोगे, एवरग्रीन। अब नंबर 2 पे क्या आता है? उसी में सदाबहार की जगह पतझड़ वाले जंगल कर दो, उष्ण कटिबंधीय डेसिडुअस फॉरेस्ट, नहीं सॉरी, इंग्लिश और हिंदी मिला दिया, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये कौन से पेड़ हो गए जो आपको ज्यादातर जंगलों में मिलते हैं? सागौन, साल, शीशम। आप जनरली किसी भी जंगल में जाते हो, सागौन और साल तो मिलता ही है, और गर्मियों में देखते हो पत्ते गिरा देता है। तो ये जंगल कौन से हो गए? मध्य भारत, इसमें मध्य प्रदेश और वो आपका इलाका आ गया महाराष्ट्र वाला भी, पूर्वी घाट आ जाता है, मध्य भारत पूरा, ये जो मध्य प्रदेश का इलाका और छत्तीसगढ़ का इलाका, कुछ झारखंड का इलाका, इस तरह के जंगल है। अब जब पहली बारिश हो रही थी 300 से 200 के बीच में सेंटीमीटर, तो ये 100 से 200 सेंटीमीटर का है। क्योंकि बारिश थोड़ी कम होगी तभी तो पतझड़ वाले प्लांट्स पत्ते गिराएंगे, क्योंकि उनको पानी की सप्लाई कम है, उनको अपना पानी को बचाना है, इसलिए वो अपना पत्ते गिरा देते हैं कि भाई ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब पत्ते नहीं रहेंगे तो पानी के, हमारा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कम होगा, तो जितना पानी है उसी में गुजारा करेंगे। इसको बोलते हैं वो वाले फॉरेस्ट। ट्रैक्टर आ रहा है, पेटवाल का है क्या? तो प्लांट्स, ट्रीज जो हैं अपने पत्ते इसलिए गिराते हैं कि उनको पानी का वेस्टेज रोकना होता है, काम चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उस जगह तो होंगे नहीं जहां बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में बारिश हो रही है। तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल
डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका इलाका भी हो गया, मैंने बता दिया। तीसरा होता है कांटेदार वन, थॉर्नी फॉरेस्ट। अब ये होते हैं राजस्थान, हरियाणा और गुजरात और मध्य प्रदेश के भी जो ड्राई एरिया है जहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इसमें क्या है कि कांटेदार वन इसलिए होते हैं कि जहाँ पानी की कमी है तो वो कांटे जो होते हैं वो भी पत्तियों का ही एक रूप होते हैं। और जैसे कि वो आपका कैक्टस में आपने सुना है, तो वो पत्तियां ही कन्वर्ट होके कांटे में बन जाती है। इवन कैक्टस तो जो बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी इलाके में होते हैं वो तो रात को अपना फूल खिलाते हैं, और ताकि उनका कम पानी में ठंडे माहौल में काम हो जाए, और सुबह होने तक अपने फूल को छिपा लेते हैं। चलो वो अलग टॉपिक है। तो इसमें क्या था, जो लायन मिलते थे इंडिया में, आज जो मिलते हैं गुजरात में, या पहले जो मिलते थे वो इन्हीं इलाकों में मिलते थे। हरियाणा में, मध्य प्रदेश के उन इलाकों में, जैसे कि कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वही इलाका है, और आपके गुजरात में राजस्थान के इलाके। तो यहाँ पे जो मिलते हैं वो है कीकर, बबूल, खजूर, इस तरह के प्लांट्स मिलते हैं। अब उसके बाद आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसको बोलते हैं ज्वारीय सदाबहार वन, क्योंकि ज्वार भाटा जो आता है, हाई टाइड लो टाइड, और इंग्लिश में बोलते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये आपको मालूम है सुंदरबन मिलता है, अंडमान निकोबार, इवन गोवा में मिलता है, जहाँ पे भी समुद्र होगा। तो यहाँ पे और भी कई तरह के प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन एक जो मुझे याद है जिसके नाम पे सुंदरबन का जंगल रख दिया गया है, सुंदरी का पौधा या सुंदरी का प्लांट। और ये बड़े ही ज़रूरी है, अगर इस धरती को बचाना है तो मैनग्रोव फॉरेस्ट को बचाना होगा, क्योंकि समुद्री तूफान जो आते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें लेके आते हैं, उसको ये रोक लेते हैं, जिसकी वजह से किनारे कट नहीं पाते हैं। अगर तो मैनग्रोव नहीं होगा तो किनारे भी नहीं बचेंगे। उसके बाद आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये आपको नाम से ही मालूम चल गया कि जो राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी के भी कुछ इलाके हो गए, हरियाणा के इलाके हो गए जो थोड़ा गर्म है, जहाँ पानी कम है, गुजरात का भी इलाका हो गया। तो जहाँ पे यहाँ क्या है कि नीम, पलाश और कीकर, बबूल, इस तरह के पेड़ होते हैं। पलाश मतलब वो ढाक बोलते हैं, ढाक के 3 पात, कई जगह छेवला बोलते हैं उसको, जो कि लाल लाल फूल होते हैं। यहाँ पे बारिश कम होती है, यही वजह है कि यहाँ पे ऐसे प्लांट्स होते हैं। 50 से 100 से 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है। ये इलाके भी यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान का इलाका है। अब इसके बाद एक बचता है माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ी हिमालयन फॉरेस्ट। उसमें क्या होता है कि नम इलाके होते हैं, बारिश की कोई कमी नहीं होती। यहाँ देवदार, चीड़, फर, इस तरह के प्लांट्स होते हैं। और इसके एक होता है अल्पाइन फॉरेस्ट, जो कि होता है ऊंचे हिमालयन, उसमें वहाँ झाड़ियाँ और घास होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। आपने देखा है बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा और बन जाते हैं छोटे छोटे, जैसे कि अभी मैंने बताया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, नहीं मैंने बताया ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो उसी में होता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। कुछ जंगल ऐसे होते हैं जो पहाड़ी इलाके भी होते हैं, मैदानी भी होते हैं, तो वहाँ वो ड्राई की जगह थोड़ा नम जंगल होते हैं। वहाँ पे पत्ते तो गिरते हैं लेकिन उतने सूखे नहीं होते। तो ये जितने भी मुझे याद आए, अब तो पहुँच गया हूँ मैं। तो चलिए अब एंड करता हूँ वीडियो को। मेरे ख्याल से सारे ही मैंने कवर कर लिए जितने मुझे आते थे। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।